माता की। आज पहली बार मैं गोपाल राजू से मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा ये ऑकल्ट परिवार में आकर के। और मैं पिछले 4-5 महीने से सुन रहा था कि इनके प्रोग्राम में ऐसा कुछ होता है, तरह तरह की विद्याएं जानने वाले यहाँ पर आते हैं और एक छत के नीचे इकट्ठे होते हैं, डिस्कस करते हैं। मैं इससे पहले सिर्फ 4-5 साल से ही ज्योतिष सम्मेलनों में जा रहा था, उससे पहले मैं कभी नहीं किया। उस 4-5 साल के अंदर जो मुझे कहीं मज़ा नहीं आया वो आज मुझे यहाँ आकर के आया गोपाल राजू जी के प्रोग्राम। मैं ऐसा ही एक प्रोग्राम तलाश रहा था कि जहाँ जिज्ञासु जन आए, जहाँ पर वाकई में साइंस के, कुदरत के करिश्मे के, कुदरत को मानने वाले ऐसे लोग जहाँ पर इकट्ठे हों। और मैं खुद किसी भी तरह के ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं करता। मैं 100% प्रैक्टिकल, 100% साइंस को मानने वाला मैं स्वयं हूँ। मेरे को हर चीज़ के पीछे तर्क चाहिए होता है, मैं स्वयं वैसा हूँ। इसीलिए आज इस मंच पे मैं बैठ के आप सबको भी छूट देता हूँ कि मैं जो भी कुछ बोलूँगा आप उसका क्यों पूछ सकते हैं मुझसे, और किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास उसका जवाब होगा या नहीं होगा। तो मैं इस सवाल जवाब के लिए भी तैयार हूँ। पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं पिछले कई सालों से, यानी कि 2 साल से, 2-2.5 साल से, कोरोना के बाद से, मैं सारे अपने ज्योतिषी भाइयों को कहता आ रहा हूं कि भाई लगन कुंडली मत देखो, कोई नहीं मान रहा। और जब भी वो मेरे से कोई बात करते हैं तो वो लगन कुंडली के आधार पर ही मुझसे बात करते हैं, गलत है। क्योंकि अगर मैं उससे आगे 2 स्टेप निकल चुका हूं तो नेचुरली बात है, पीछे की पुरानी चीज़ को मैं नहीं मान रहा। लगन कुंडली बनती आई है, हमेशा ही। मैं भी आज की डेट में भी मैं भी वही बनाता हूं। और मैं कई सम्मेलनों में, अगर मैं देना ना चाहता तो ये राज कभी भी ना बताता। तो मैं सबको कहता हूं कि आज के बाद जो भी एस्ट्रोलॉजर लोग हैं, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं, वो जिस दिन लगन कुंडली को त्याग करके कस्प कुंडली के ऊपर काम करने लगेंगे, वो उस दिन अच्छे और सच्चे एस्ट्रोलॉजर अपने आप बनने के लिए चल पड़ेंगे। एस्ट्रोलॉजी के पहले विद्वान हुआ करते थे, वो लगन कुंडली बना करके बाद में वो ग्रह को स्पष्ट करते थे, भाव को स्पष्ट करते थे, सब कुछ कैलकुलेशन करके कितनी डिग्री आगे, कितनी डिग्री पीछे। फिर उनको उन डिग्रियों का पूरा ज्ञान होता था कि कितनी डिग्री तक वो पीछे के भाव का फल देगा, कितनी डिग्री तक आगे के भाव का फल देगा। तो वो कैलकुलेशन उनके दिमाग में होती थी, जिससे वो जो भी प्रेडिक्शन किया करते थे सही और सटीक निकलती थी। लेकिन ये नए ज़माने के अंदर हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले एस्ट्रोलॉजर नहीं रहे, क्योंकि ज़माना बदल गया। सबको फास्ट ज़माना होने के कारण हर कोई जल्दबाजी में सीख रहा है, जल्दबाजी में सब कुछ कर रहा है। तो मैंने आपकी जल्दबाजी के अनुसार, आज के ज़माने के अनुसार आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता दिया कि कस्प कुंडली देखिए, आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं होगी। कारण ये कि प्रेडिक्शन आप लोग जानते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों के लिए ज्योतिष करता हूँ, यानी कि कहने का मतलब मैं प्रकृति के लिए, देश काल के लिए मैं नहीं करता। लेकिन जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो मैंने, उन दिनों में थोड़ा सा फ्री था, तो मैंने उस वक्त में मैदनी ज्योतिष किया। और 6 मार्च 2022 को मैंने भविष्यवाणी करी कि अगर ये युद्ध 27 दिन चल गया तो ये विश्व युद्ध होगा, और जिसके अंदर अमेरिका, चाइना और रूस तीनों कंट्री खत्म हो जाएंगी। ये 6 मार्च 2022 को मैंने किया। कोई विद्वान, कोई जानकार ये हिम्मत नहीं कर सकता था इस बात को कहने की। मैंने तब ये शब्द बोले। ऊपर से कमेंट आए भर भर के कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली बात है, यूक्रेन को तो वो 4 दिन में जीत लेगा।
और आज कितने साल हो गए हैं। अब उसके बाद मेरी जो मैंने बात बोली थी वो नए रूप में, नए बीज के रूप में निकल के आई, इजराइल और हमास की लड़ाई। अभी मैंने थोड़े दिन पहले अपने प्रोग्राम में बोला है कि अब ये मुस्लिम देश दो धड़ों में बंटकर ये एक दूसरे को ही खत्म करने पे चल पड़ेंगे। मेरी ये भविष्यवाणी हुई है, आप ये 2024-25 में देख लें, ये भी होने। ये सारी चीज़ कहाँ से मिलती है? ये सारी चीज़ मिलती है हमारे पुराने शास्त्रों में से। वेदों ने विधि बताई, शास्त्रों ने उसको और क्लियर कर रखा है। लेकिन अभी तो हमारे ज्योतिषी भाई किसी की शादी की डेट और किसी के समृद्ध होने की डेट में ही फंसे हुए हैं, तो यहां से आगे इतनी बड़ी बातें कैसी हो? इसके लिए आपको मेरे वाली शायद थोड़ी सी रूटीन अपनाने की जरूरत है। और इस दुनिया के अंदर सुखों का देवता शनि है, और शनि के भी दो देवता हैं, एक है बटुक भैरव, एक है काल भैरव। बटुक भैरव का जो टाइम है वो है सुबह 3:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जो ज्ञान, सुख, पॉजिटिव सोच ये सब कुछ देता है। ज्ञान लेने का वक्त भी है और ज्ञान देने का वक्त भी वही है। तो जो इंसान अपने ज्योतिष को सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में पढ़ेगा, उसको बटुक भैरव यानी कि शुभ शनि का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। मैं हर रोज पढ़ता हूं। और जो इंसान संध्या के टाइम पे, जब दिन और रात मिल रहे होते हैं, संध्या का टाइम होता है, जो उस वक्त में ज्योतिष पढ़ता है या दारू का पैग लेकर के पढ़ता है, जो कि मैं देख रहा हूं बहुत जगह, तो वो कौन सा काल भैरव वाला ज्योतिष सीखेंगे, दूसरों की गर्दन काटने वाला। तो उससे दुनिया का भला कहां होने वाला है? तो ये दोनों ही शनि हैं, एक शनि शुभ और एक शनि अशुभ। ठीक है। ज्योतिष विज्ञान बहुत बड़ी चीज है। ये साइंटिस्टों का भी साइंटिस्ट है आगे का, बहुत का। ये एमडी डॉक्टर से बड़ी डॉक्टरेट ज्योतिष के अंदर है। हर ज्ञान धरती पे, हर सवाल का जवाब ज्योतिष है। वो बात अलग है कि सुनने वालों का दिमाग अगर उतना बड़ा हो तो ही उसे जस्टिफाई किया जा सकता है, वरना आप बोलते रहिए, सामने वाला मना कर देगा। कारण ये है कि उसके लिए, इतनी बड़ी चीज के लिए उतना बड़ा दिमाग भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए ये तर्क संगत है। लेकिन ज्योतिष की एक खासियत है कि हर जगह इसके तर्क अलग हो जाते हैं। जब मैंने आज से 20 साल पहले सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया, तो मेरे यहाँ से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाग गए, कहते ये बंदा पागल है। अभी इस ग्रह के लिए कह रहा था कि ये ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसा ज्योतिष में नहीं होता। दूसरे में कहता नहीं, ये वैसा करके ऐसा करता है। कहते हम सॉफ्टवेयर को आगे ले जाके पीछे कहाँ से लेके जाएं? इसी चक्कर में मेरे को 16 साल लगे अपना सॉफ्टवेयर बनाने में, और जो 43,000 लॉ लगा करके मैं अब एक इंसान के जन्म कुंडली निकालता हूँ। वो बचपन में कहता है कि 25% मिलती है, और जवानी में कहता है 55% मिलती है, और 40 साल की उम्र में कहता है 80% मिलती है, और 65 साल की उम्र में कहता है ये 100% मिलती है। इस तरह की जन्म कुंडली मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने तो पूरे जीवन का लेखा जोखा देना है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी मेरे साथ बहुत क्लोज है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। वो कई बार कहते हैं कि मांगलिक दोष हमें नहीं समझ आता, हमें विषोत्री नहीं समझ आती। कई बार विषोत्री मिलती है, कई बार नहीं मिलती। ये तो आपस में बैठे हम बातें कर रहे हैं, लेकिन ये बात सत्य भी है। और जब मैं उन्हें कहता हूँ ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो, वो कहते हैं नए सिरे से पढ़ा नहीं जाएगा, अब तो यही चलाना पड़ेगा। ये दुख का कारण है, जो ज्योतिषी होके भी हम पूरे ज्योतिष के अनुसार नहीं बातें। होता क्या है, मन से फिर
प्रवचन, संभावनाएं, ये सब जन्म लेती हैं, क्योंकि सटीक जवाब नहीं होता। और ज्योतिष एक ऐसी चीज है, अगर इसमें यह कहा ना कि ये संभावनाओं का खेल है, तो आप ज्योतिषी हो ही नहीं, आपको यह मानना पड़ेगा। और किसी भी चीज को ठोक के सीधा कहा जाता है कि ये होगा। अभी नवीन जी मेरे को किसी की कुंडली दिखा रहे थे, मैंने उनको कहा कि भाई ये फलाना इंसान है, इसको कहना कि नाइट आउट ना करे। कहते गुरुजी उसके तो 2 बार एक्सीडेंट हो गए इसी चक्कर में। फिर मैंने उनको कहा, मैं कही इसका अपने दिल पे कंट्रोल नहीं, और इस काम के अंदर गए तो मामला खराब है। कहते शुक्र बच गए, या अभी ये ऑफर आया था वो टल गया। फिर उनको मैंने ये कहा कि ये शख्स अगर घर से दूर रह के काम करेगा तो कामयाब, यहाँ रहेगा तो कामयाब नहीं। वो कहते आप सही कह रहे हो, दूर रहता था वो जब तक, तब तक ठीक था। तो इनके मित्रों की ये बातें हो रही। इसी प्रकार से मेरे पास कोई भी क्लाइंट आता है, आप जानते हैं कितने महीने की वेटिंग और कितने सारे पैसे देके आता है, मेरे पास सामने सिर्फ 3 मिनट बैठ पाता है, उसको सेटिस्फाई करने में ज़्यादा 5 से 7 मिनट, और उसके पास कोई सवाल नहीं होता। ऐसा कब होता है? जब मैं उसे बोलने ही नहीं देता, पहले मैं बताता हूं, अच्छा मेरे को ये बता तेरे इस हिस्से और इस हिस्से का क्या हाल है, और वो उन्हीं हिस्सों के बारे में जानने आया होता है। पहली बात तो वहीं खत्म हो गई। और उसके बाद मैंने उसे इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि ये कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, और ऐसा क्यों हुआ, और किस हालात की वजह से हुआ। तो इतनी देर के अंदर वो अपने दिमाग में वैसे ही सन हो जाता है। वो कहता गुरुजी यही उपाय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आगे पीछे करने से कुछ नहीं होने वाला। और नहीं तो अपने पास बैठाकर आधे से घंटे से लेकर 5 घंटे तक कुंडली देख के कुछ नहीं मिलता। और मैं यही ज्योतिष, मैंने ये जाना कि ऐसे नहीं मानेंगे, जो बन चुके हैं वो नए सिरे से नहीं पढ़ेंगे। तो मैंने फ्री में ज्योतिष सिखाना शुरू किया, जो मैं हर थर्सडे को शाम को 6 से 8 क्लास लेता हूँ। अभी यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मेरी 30 क्लास पड़ी हुई हैं, और लोग उससे सीख रहे हैं, और 63,000 बच्चे उसमें एनरोल कर चुके हैं, और वो ज्योतिष सीख रहे हैं। ये मैंने इसीलिए सिखाना शुरू किया कि ये जो ज्ञान विज्ञान परमात्मा ने मुझे दिया, कहीं मेरे साथ ना चला जाए। क्योंकि अगर मैंने इससे कमाना होता तो आज भी अगर मैं 5 लाख रुपया फीस रख दूं इस कोर्स की, कौन सा दुनिया के अंदर काम है जो यूनिवर्सिटी में से निकलने से पहले 10 लाख रुपया महीना कमा रहा हो? बता दो कोई कोर्स हो तो। हमारा ज्योतिष का कोर्स ऐसा है, अगर सही ज्योतिषी बन गया तो उसकी ज्योतिष की पूरी विद्या होने से पहले पहले वो 10 लाख रुपया महीना कमा रहा होगा। ये सिर्फ ज्योतिष में बन और ज्योतिष में बन। और मजे की बात ये है, यहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट आए हुए हैं कि बहुत शिद्दत से सीख रहे हैं। मज़ा अब इस चीज़ में आता है कि जब वो सवाल करते हैं तो उनका सवाल बताता है कि ये उस वीडियो में कितने गहरे जाकर के इन्होंने इस क्वेश्चन को बनाया है। तो इस बात की जो खुशी है मेरे को हर हफ्ते उन्हें सिखाने के लिए मजबूर कर देती है। और माता रानी करे दुनिया में से मेरे जाने से पहले पहले 4-5 लाख ज्योतिषी बन जाए, ताकि कोई कमी ना महसूस रहे। सच बात है। मैं अपनी टीम के साथ पुष्कर राज्य में गया था 2015 में। 31 दिसंबर मेरी टीम ने वहाँ मनाई थी। हम लोग रिसर्च के लिए गए थे, और वहाँ एक रिसोर्ट में थे हम लोग। तो 9 तारीख की रात्रि, 10 तारीख की सुबह, रात को 2 बजे मैं बहुत जोर जोर से रोने लग गया। तो नीचे ही मेरी जो टीम का हेड था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो भाग के आया, कहता गुरुजी क्या बात हो गई? तो थोड़ी देर के लिए घमंड सर पे सवार हो गया। मैं यार इसका मतलब मेरे गुरुओं को तो कुछ भी नहीं आता था, और जो मैं अभी ये प्रैक्टिकल पिछले 2 घंटे के अंदर करके हटा हूँ, कहता मैं क्या मेरे को इसमें मिल ही बहुत कुछ रहा है।
और मैं कहा ये विद्या तो मेरे 5 गुरुओं ने मेरे को पढ़ाई। तो घमंड तो आ ही जाता है। तो बाद में काफ़ी देर के बाद मैंने अपने आप को नॉर्मल किया। मैं सुबह मैं कहा हम 5 बजे ही टीम को बैठाएंगे। कहता 5 बजे क्यों, हम अभी बैठाते हैं। रात को सब बच्चों को उठा करके हमने प्रैक्टिकल शुरू किया। तो जैसे एक सरदार जी बच्चा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही था, अभी बेसिक उसका चल रहा था, तो उसको मैंने कहा मैं तेरे पापा ने कोई फैक्ट्री वगैरह लगाई थी? कहता हाँ जी। मैं कहा उस फैक्ट्री के अंदर तेरा कोई अंग भंग होना चाहिए। कहता ये देखिए मेरी उंगली कटी हुई है। इसी प्रकार से मैंने उनके घर की गहरी से गहरी बातें बोलनी शुरू करी। सब ने उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन 15-20 मिनट बाद सब ने ताड़ियां मार दी। कहते गुरुजी आप जो ढूंढ रहे थे आपको परमात्मा ने दे दिया। और ये डेट थी 10 जनवरी 2015। 10 जनवरी 2015 में ये मैंने खोजा और जून 2015 के अंदर मेरी लॉन्च हुई यस आई कैन चेंज। यस आई कैन चेंज मेरी कितनी लाखों बिकी ये मैं भी नहीं जानता। और आज की डेट में सब घरों के अंदर 2 ही किताबें मिलती है, एक लाल किताब अमृत और दूसरा यस आई कैन चेंज। लोगों को बहुत प्यार है उससे। आज भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सब आकर के अपने आप लेके जाते हैं। ये वाले ज्योतिष तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से YouTube के ऊपर मेरी 1 से 30 क्लास पढ़ी हैं। जब आपकी 30 पूरी होंगी वहाँ पर 60-75 और हो चुकी होंगी। बस इसको देखते जाइए। अगर इसके नोट्स, मैं आपको कोई सिलेबस नहीं बेचने आया, ना बेचूंगा। ये अपने नोट्स बना करके और पूरा सीख के इसके हम 4 आयाम बनाएंगे और वो मैं अनाउंस भी करूंगा। आप अपने नोट्स बनाइए, जिस दिन मर्जी आके आप अपना टेस्ट दीजिए। आपको मैं अपनी तरफ से सर्टिफिकेट दूंगा कि ये इस वाले हिस्से तक बिल्कुल पारंगत हो गया है। ये मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। और ऐसी यूनिवर्सिटी आपको पूरे वर्ल्ड में कोई मिलेगी नहीं जो इतनी आसानी से पूरा ज्ञान भी दे और आपको सर्टिफिकेट भी दे। ध्यान रखिए। बहुत सारी बातें होती हैं, सतयुग द्वापर से ले लीजिए। क्या ऋषि मुनि ने रहे, क्या गुरु नहीं रहे, क्या टीचर नहीं रहे, या बड़े बुजुर्गों ने नहीं समझाया? आज की डेट में भी सबको समझाई जा रहे हो। यार इंसान कितना का डफर है, कितना का ना समझ है कि उसे रोज समझाने की जरूरत पड़ रही है। नहीं, समझाने से कुछ नहीं समझ आता, करने से कुछ नहीं करता हो पाता। इंसानों के लिए सिर्फ बात करने लगा हूं। पूरे ब्रह्मांड में जहां तक इंसान है, एक ही चीज काम आती है, अपनी पैदाइश का वक्त। उस पैदाइश के वक्त में जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठ गए, उसके अनुसार आपकी सोच, और उस सोच के अनुसार आपका कर्म, और आपके कर्म के अनुसार उसकी लाभ या हानि। इसके अलावा पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं। जैसे मिलान तो मिला देते हैं, गुण मिलान मिला देते हैं, बाकी भी सारी कुंडलियाँ देख लेते हैं, उसके बावजूद शादीशुदा जिंदगी क्यों खराब हो जाती हैं? शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों निकल आते हैं? ज्योतिषी वो नहीं देखता क्या? जब तक ये गहरी से गहरी बातें जाननी ना हम सीख लें। जैसे अभी काम की बातें कर रहा था कोई मेरे साथ, मैं कह रही इसकी कुंडली में काम नहीं है क्या, या क्या काम करे? मैं उसके काम ये मैंने कम से कम 5-7 तरह के काम करवाए। मैं कहा ये कर सकता है, और पता चला कि वो बच्चा वही करके हटा है। लेकिन काम करना उसकी कुंडली के अंदर इसका लिखा है, लेकिन लाभ का योग नहीं है, वो सारा पैसा डंप होगा। वो कहते यही प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम है। तो यानी कि एक चीज को देखने के कई तरीके होते हैं, उन सब के ऊपर अगर वर्किंग साथ की साथ नहीं हुई तो काम अधूरा रह जाता है, बात अधूरी रह जाती है, और इलाज अधूरा होने की वजह से जिंदगी अधूरी हो जाती है। ज्योतिष बहुत बड़ी चीज है। सच बात है, लेखराज जी बोलते हैं कि अच्छा दैवज्ञ
इस धरती पे भगवान तुल्य होता है, क्योंकि वो आपके जीवन को अच्छी तरह से जान के उसको निर्देशित करके सही राह पे डाल सकता है। और जबकि हो क्या रहा है, जो हमें पढ़ाया गया उसके बाहर नहीं सोच पा रहे, उसी में कमियां निकाल के कुछ नई कोशिश नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ज्ञान के अंदर थोड़ा सा अधूरापन रहता है। अगर उसी चीज़ को आप परंगत करें, थोड़ी और मेहनत करें, जैसे बाकी के मॉडर्न साइंस के लोग नई नई रिसर्च करते हैं, अगर आप लोग भी करें तो बहुत अच्छा हो। तो आज अगर ये बात कर रहा हूँ, अगर किसी के भी मन में सवाल है, बेशक वो वैदिक के अनुसार बताए, बस कैलकुलेशन बेस नहीं, क्योंकि लाल किताब वाले उन कैलकुलेशनों में नहीं जाते। मैं अपने ज्योतिष का परंगत हूँ और किसी के लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन अगर वो ग्रहों के अकॉर्डिंग कुछ पूछना मेरे को चाहे तो मैं बताने के तैयार हूँ। एक आधा एग्जाम्पल दे देता हूँ, फिर आप पूछ लेना। मैंने अभी पिछले एक सम्मेलन के अंदर, जहाँ पर बहुत सारे ज्योतिषी बैठे थे, मैंने उनको कहा मैं वृषभ राशि का चंद्रमा धन भाव में बैठा दो, कर्क राशि का बृहस्पति चौथे घर में बैठा दो, और कन्या राशि का बुध छठे घर में बैठा दो। मैं क्या अब इंसान को सुखी करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। सारे अपनी अच्छी अच्छी राशियों में है, ये सच्चाई है। ऐसा इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। मैं अपने तर्क मंच से बोलता हूं और सामने खड़े हुए को कहता हूं कि मैंने अगर ये बोला, मेरे को दिखा दो। बेटा ज्योतिषी ऐसा होना चाहिए और ज्योतिष ऐसा होना चाहिए कि आपका कहा ना कटता हो, तब मजा आता है। मैं यहां सिर्फ अपनी ही साइंस की बात करूंगा, ठीक है? हाँ बेटा, क्या पूछना चाहते हैं? प्रणाम गुरुजी। खुश है बेटा। गुरुजी, पहला तो ये कि अगर डेट ऑफ बर्थ ना हो, हाँ, और लेखराज जी भी पास ना हो, तो लाल किताब के अनुसार फिर वो व्यक्ति क्या करे? डेट ऑफ टाइम ना हो, बर्थ तो हो। चलो मैं पहले एक बात बताऊंगा, फिर तुम्हारा जवाब दूंगा। पिछले 7 साल में मैंने 4800 बच्चों की डिलीवरी का टाइम दिया, 4800 प्लस बच्चों की डिलीवरी का टाइम दिया। उसका मैं लास्ट एग्जाम्पल बताता हूं। अभी 15-20 दिन पहले की बात, एक बंदा मेरे पास आया, कहता गुरुजी मैं फलाने महीने के अंदर आपसे डिलीवरी का टाइम लेके गया था। मैं अच्छा बेटा, मैं थोड़ा थोड़ा पहचानता तो हूँ तुझे। वो पिछले 10 साल से मेरे पास आ रहा था, तो उससे लास्ट टाइम मेरे को याद है, उसने एक ही बात कही थी। कहता गुरुजी इन दुखों से छुटकारा पाने का धरती पे कोई तरीका नहीं है क्या? कहता मैं ऐसे ही दुखी रहूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? तो मैंने उसे कहा था, मैं कहा एक बच्चा ले ले, बस उसका डिलीवरी टाइम मेरे से ले ले। उसने कंसीव करवाया, डिलीवरी टाइम लेके गया और डिलीवरी उसी टाइम पे करवाई। तो वो अब कुंडली दिखाने क्यों आया मेरे पास, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। कहता गुरुजी बच्चा अभी 22-24 दिन का ही था जब वो आया। कहता गुरुजी बच्चे के पैदा होते ही मेरी 20 साल से बीमार माँ एकदम से ठीक हो गई अगले दिन। कहता मेरे को कोई टका नहीं देता था। कहता मेरे रिश्तेदारों ने मेरे साथ लड़ाई करी। कहता 70 लाख रुपए मेरे मुंह पे मार के चले गए। कहते दफा हो जाए, यहां से निकल जा। कहता अब मैं पूछने ही आया हूं कि 70 लाख का क्या करूं, कहां इन्वेस्ट करूं। मैंने कहा बैठ बेटा, मैं अब मेरी एडवाइस कोई नहीं चलेगी। मैं तेरे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर भाग्य स्थान के अंदर जागा हुआ गज केसरी योग त्रिकोण के साथ में, मैं इस बच्चे के भाग से भविष्य के अंदर तू राजा बनेगा। और जिस दिन ये बच्चा 11 साल का होगा, मैं कम से कम 4 प्रॉपर्टी का तू किराया खा रहा होगा। मैं तेरे को इन्वेस्टमेंट क्या बताऊं। तो जिंदगी के अंदर जब कोई नया जीव आता है, वो अपना भाग्य साथ लेके आता है। इसीलिए कौन से शब्द बने हैं, ये बच्चा हमारे घर के लिए बहुत लकी है, ये बच्चा बड़ा अनलकी रहा, ये जब से आई है लक्ष्मी आई है, और ये जब से आई है कुलच्छनी आई है, सब खा गए। ये होता है ना बेटा? बिल्कुल। ये शब्द ऐसे ही नहीं बने, ये जन्म कुंडली के अंदर भाग्य के अनुसार ये शब्द बनते हैं। तो तुमने पूछा कि जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है, तो बेटा मैं तेरे को एक बात बता दूं, मैं पिछले 25 साल से जिनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है, मैं उनकी जन्म कुंडली देखता हूं।
Please. और दूसरी बात बता दूं कि पिछले 10 साल से जिनकी डेट ऑफ बर्थ टाइम बर्थ प्लेस नहीं है, डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है, बेटा उनकी मैं जन्म कुंडली छाप के देता हूं, तेरे साथ ऐसा होगा। ऐसा गुरुजी मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ है, हाँ, बट मैं इसलिए पूछ रही थी कि हम इस काबिल नहीं हैं और कोई इकोनॉमिकली इतना साउंड ना हो, तो उसके लिए मैं पूछ रही थी कि अब मैं तेरे को एक बात बताता हूं। कोई भी इंसान बेटा अब उसमें नहीं जी सकता कि एक गांव में एक गरीब पंडित रहता था। मेरे बच्चे कनाडा पढ़ते हैं बेटा, वो इसलिए क्योंकि मैं खुद साइकिल पे स्कूल जाया करता था, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ा हुआ हूं। मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी लाइफ देना चाहता हूं। मैंने बहुत अच्छा दिल रख के बहुत अच्छे काम किए। मैं लोगों को ना करोड़ोंपति बना देना चाहता था। उसके लिए मैंने एस्ट्रो आर्मी खोली, इतना कुछ किया, कई बार सॉफ्टवेयर लोगों को दिए। पर ये जिनको मैं अमीर बनाना चाहता था ना, ये आपस में जुंडली ये करते थे कि जीडी वशिष्ठ को गरीब कैसे बनाए। अच्छा, सब गलत सही काम करने लग गए। मैंने हार के एक सॉफ्टवेयर उनको दिया। मैं कहा भाई कुछ मत करो, मैं 20 रुपए का एक क्वेश्चन आंसर ही ले लो। मैं तुम तो हजारों कमाओगे, मैं 20 रुपए के हिसाब से ले लो। भाई उनकी चालाकी की हद देखो। वो कहते हैं जीडी वशिष्ठ वाली कस कुंडली बनी आती है, हमें तो ये सॉफ्टवेयर ही बहुत है, हम अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, उसकी जरूरत क्या है। ऐसे ऐसे हालात होते हैं बेटा। तो वहां पर मैंने बैठ के सोचा कि मैं कहाँ गलती पे हूँ। तो बड़ी जल्दी समझ आ गई बेटा, रोज तो लोगों का भाग्य प्रेडिक्ट करता है, जिनके उपाय हुए ही नहीं उनकी किस्मत कैसे बदले। बिल्कुल। या तो लकी बच्चा घर में आ जाए, या बेटा अपने जख्म पे मर्रम दवाई लगाना तुम्हारा काम है। हमारे यहाँ इस मर्रम और दवाई का नाम है उपाय। अगर ये लग जाएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं तो बेटा मन में सोचते रहना, डेट नहीं मिलेगी इन सारी समस्याओं से पार होने की। बाकी और बात सुन ले, मेरे यहाँ ऑफिस के अंदर रिवाज है, पहले मैंने सबके लिए फ्री कर दिया था। उस फ्री के अंदर लोगों ने उसको इतना गलत लिया तरीके से कि उन्होंने कुछ योग यश भी देते हैं और अपयश देने वाले भी बहुत आए। फ्री का हो गया, और जबकि कहते हैं ना ज़रूरतमंद को अगर दिया जाए तो उसकी कद्र होती है। तो अब मेरे ऑफिस में ये है कि जिसके पास नहीं है बेटा, मैं वो अगर आ गया ना तो खाली ना जाए, उसकी जन्म कुंडली, उसके उपाय उसके हाथ में दे के भेजे जाए। और बेटा मैं तेरे को बता दूं, आज भी कम से कम 25-30 लोग डेली के मेरे ऑफिस में इसी प्रकार के आते हैं और वो लेके जाते हैं, खाली नहीं जाते हैं। और अगर मैं ये अनाउंस कर दूंगा ना आप सबके लिए आज से फ्री, वो वहां से ले भी जाएंगे, बाहर जाके किताब फाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं है इसमें। कारण ये है कि उनके सारे बुरे पुलिंदे उसमें लिखे हुए हैं। अब घर वालों के सामने उजागर ना हो जाए, वो उनको दिखाने के लिए फाड़ के फेंक जाएंगे। ये मेरे यहाँ के रोज के प्रैक्टिकल है। तो भाई और कोई सवाल बेटा? एक अंतिम, क्या मंगल बद से छुटकारा पाया जा सकता है? 100% मंगल बद से छुटकारा पाया जा सकता है। बस एक गुरु की आवश्यकता है। एक वो गुरु जो आपको डर को खत्म करके आपको पोलाइट रहना सिखा दे, ये सबसे पहला क्रम है। क्योंकि मंगल बद डरपोक और एग्रेसिव है। तो जब इन दोनों चीज़ों पे काबू पाना सिखा दे, और मंगल बद के जो उपाय हैं, जो मंगल बद के उपाय हैं, वो अगर कर दिए जाए और चांदी का निर्धारण किया जाए, धारण की जाए, तो मंगल बद से वाकई में छुटकारा मिलता है। लेकिन जैसे ही साउथ फेसिंग मकान, नीम का पेड़, घर के सामने वो खाली मैदान जिसमें धूल उड़ती है, जैसे ही इसका संबंध वापस बनेगा वो मंगल बद फिर जाग जाएगा। तो इसीलिए अगर बीमार हो, जैसे एक अस्थमेटिक पेशेंट, वो धूल भरी जगह पे नहीं जा सकता, इसी प्रकार से मंगल बद वाले के लिए सख्त वर्जित है। ठीक है, सुखी रहो। और बेटा किसी ने क्या जानना है? गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, सुखी रहो।
जैसे भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, और जब हम ये कोई उपाय करते हैं अपनी पत्रिका के साथ में, जैसे हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो क्या ये हम सही करते हैं क्या? तो बेटा ऐसे करते हैं, सर्दी के अंदर हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, जो गर्मियों के होते हैं ना, नए क्यों सिलवाए, है ना? और एसी वगैरह हटवा दो, पखे वगैरह हटवा दो, क्यों दुखी करते होते? क्यों परमात्मा की करनी में टांग अड़ा रहे हो? चलो गेहूं भी क्यों होगा ना, मिट्टी खा लो ना, मिट्टी खा लो, सही बात है ना? ऐसा है, ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। और जो भी ये कहता है ना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, अरे साइंस इतनी आगे चले गई है, समझे? पैदल से साइकिल बना डाली, साइकिल से बैलगाड़ी बना डाली, उसके बाद में आज गाड़ियाँ बना दी, हवाई जहाज पे उड़ रहे हो, इतनी फैसिलिटियाँ ले रहे हो, और जब एस्ट्रो साइंस की बात आती है तो उपाय के लिए संशय में पड़ जाते हो। क्यों भाई? मेडिकल साइंस वालों ने तो नहीं सोचा, उन्होंने तो हर चीज़ की दवा बना डाली। और अब जब हमारी एस्ट्रोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम उपाय रोज कराते हैं और रिजल्ट देखते हैं। और बेटा एक बात मैं तुम्हें बता दूं, और ये बहुत बड़ी बात है अगर समझ आ गई किसी को, तो जिसकी किस्मत में गरीब रहना लिखा होता है उसका विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है, और वो हर वक्त आजमाइश में लगा रहता है, हर वक्त आजमाइश में लगा रहता है। और जिसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा होता है ना, उसको एक काबिल ज्योतिषी जब बताता है ना कि जा गधे के पांव छू करके उसके पांव की मिट्टी लेके आ, वो भी लेके आता है और आकर के किया हुआ करता है और वो अमीर बनता है। और जितने अमीर यहाँ बैठे हुए हैं वो सारे ये काम करते हैं। वैसे मैं तुम्हें ये बता दूं, इससे अंदाजा लगा लो कि उपाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो जी मेरा एक प्रश्न है। क्या? सुबह मुझे किसी ने मुझसे पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ। उन्होंने कहा था कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करते हुए ज़्यादातर ज्योतिषी लाल किताब के उपाय बता देते हैं, क्या दोनों आपस में कंपैटिबल हैं ये? बेटा बात क्या है, वैदिक ज्योतिष के उपाय बहुत महंगे उपाय हैं। आप भृंगु संहिता खोल के देखिए, बाकी की संहिता खोल के देखिए, वहाँ पर बताया गया सोने के चांदी के कलश, ये वो बहुत कुछ बताया गया, और कितने दिनों के वहाँ मंत्र जाप और वो सारी विधियाँ बताई गई, उपाय उसमें हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए इतने बड़े उपाय संभव नहीं हो पाते। फिर मैं कहाँ से मानना शुरू हुआ, ये तुम्हारी बात का जवाब ही है। मेरी उम्र 10 साल की थी, मेरे पापा मेरे ताया जी के पास मुझे लेकर के गए और जाकर के मेरी जन्म कुंडली दिखाई, और दिखा के उन्होंने कहा, कहते ऐसे कर, इसके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह कर दे, वरना तेरा बच्चा तो अंधा हो जाएगा और वरना इसकी नज़र नहीं वापस आएगी। वाकई मेरे पापा लेके गए, वजीराबाद पुल के ऊपर खड़े होके उन्होंने कच्चे कोयले मेरे से जल प्रवाह करवाए। उसके थोड़ी देर बाद 4 साल बाद मेरी आंखों पे चोट लगी, मैं अंधा हो गया। गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल के अंदर मैं 2 महीने अंधा रहा, और वहाँ के जो चीफ थे डॉक्टर मेहता, उस वक्त में एक डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैं ठीक हो गया। जर्मनी से आए थे, और जैसे ही मैं ठीक हुआ मेरे दिमाग में ये था कि वो ताया जी ने कैसे बताया था। और इधर वो डॉक्टर मेहता ने मेरे को एक शब्द बोले, कहते मैंने अपनी 35 साल की मेडिकल हिस्ट्री के अंदर मैंने ऐसा चमत्कार नहीं देखा कि किसी इंसान के दोनों कॉर्निया कट गए और ये फिर देख रहा है। तो वैदिक और लाल किताब कोई दूरी पे नहीं है। अगर किसी वैदिक कर्ता को ये समझ आ जाए कि लाल किताब के ग्रहों को देखा कैसे जाता है और वाकई में उस ग्रह का वो उपाय बनता है, तो उस वैदिक वाले को लाल किताब का उपाय करवाना चाहिए, क्योंकि चुटकियों के अंदर रिजल्ट लेने के लिए लाल किताब के उपाय ही बने। सर, इसी से ही रिलेटेड मेरा प्रश्न था, जिज्ञासा और बढ़ गई। आपके पास मैं आया, आपने मेरी कुंडली बना दी, 10 साल में मैं ऐसा होगा, 15 साल में ऐसा होगा, 35 साल में ऐसा होगा, 45 साल में ऐसा होगा, 50 साल में ऐसा होगा। उसमें आपने ये भी लिख दिया कि 35 साल के बाद तेरी संतान सुख नहीं है। कुंडली ने जो दिया, जो ग्रहों ने दिया, क्या उस प्लैनेट्स ने जो मुझे अपने जन्म के टाइम पे दिया, क्या लाल किताब उन प्लैनेट्स की चाल को चेंज कर सकती है?
बेटा अगर इसमें ये गुण ना होता ना, आज मैं जीडी वशिष्ठ ना होता। थैंक यू जी। दुनिया मुझे एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के नाम से तो जानती है, लेकिन मैं लाखों करोड़ों घरों में भगवान की तरह पूजा जाता हूँ। उसका कारण क्या है? मैं लोगों के दिलों में रहता हूँ। मैं नहीं समागम वगैरह ऐसे करता जहाँ लाओ मैं गुरुजी बन के बैठूँ, मेरी आरती उतारो, मैं नहीं करता। मैंने तो आज तक धोती भी नहीं लगाई और तिलक भी नहीं लगाया। कारण ये कि मैं ज्ञान को करता हूँ। कहीं इन सब चीज़ों में मैं उलझ गया और सबसे ये इज्जत लेने की मेरे को ज़्यादा आदत पड़ गई, तो मैं इसके अंदर ज़्यादा रच बच जाऊँगा, इसलिए नहीं करता। जबकि ये मेरे ही अपने हैं, इन्हीं से मैंने लिया है, मेरे ही द्वारा। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ उनके अंदर आदरणीय यही लिबास है, लेकिन मैं उतना आदरणीय लिबास इसलिए नहीं अभी पहन रहा कि बुढ़ापे में पहनूंगा, जब मैं थक जाऊंगा और ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा तब ये पहनूंगा। तो बात यही है। नहीं, मेरी तो आपने बहुत बड़ी समस्या ख़त्म कर दी। मेरे पास एक डॉक्टर लेडी है और एक जेंट्स हैं। उसने दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर को देखा, सिमी जी भी जानते, उसकी शादी आज तक नहीं हुई। अब आप कहते हो कि मेरे हिसाब से ग्रह दशा ऐसी है उसकी कि शादी नहीं हो सकती। आपने मेरी समस्या दूर कर दी, मैं उसको आपके पास भेजूंगा, उसकी शादी हो जाएगी। ग्रह की चाल आप चेंज कर सकते हो तो। अरे नहीं, अब सुनिए। हाँ। मैं भी बहुत सारे दायरों में बंधा हुआ हूँ, मैं वो दायरा क्लियर करता हूँ आपको। क्या दिक्कत है? जब भी कस्प के अनुसार सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी 7वें घर का राहु हो और राहु का संबंध 6ठे, 3रे या 8वें या 12वें घर से हो, तब शादी तय होते होते रुक जाती है। और ये पक्की बात है, उनकी कुंडली के अंदर राहु चेक कर लेना, वहां पर इन घरों में कहीं ना कहीं से संबंध होगा। ठीक है। अब ये घर शुक्र बनता है राहु और केतु को मिला के, लेकिन जो शादी करवाता है वो केतु करवाता है, और जो शादीशुदा जिंदगी के अंदर लड़ाई और दगाबाजी करवाता है और विचारों को जो मिलने नहीं देता वो राहु करवाता है। इसीलिए दुनिया के 0.01% हस्बैंड वाइफ ऐसे हैं जो कभी लड़ते ही नहीं, क्योंकि राहु होता है। अब ये राहु, इसको चाहिए जन्म कुंडली का दूसरा घर, या इस राहु के साथ जब हम मंगल को मेल दे देते हैं तो मंगल के साथ में राहु ठंडा होता है और पहलवान बनता है। मंगल और राहु का मेल हो तो इंसान या तो पहलवान होगा या रोगी होगा, या तो वो पहलवानी करे कभी रोगी नहीं होगा, और नहीं तो रोगी होगा वो। ठीक है। तो हम मंगल और राहु को मिलाने के कुछ उपाय बताते हैं, और ये बनाने के बाद में जैसे ही अंतरदशा किसी की भी चल रही हो, पर्यंतर दशा के अंदर जब भी राहु आएगा उस दशा के अंदर उसकी 100% शादी हो जाएगी। उसके 7वें घर के सब लॉर्ड का नक्षत्र स्वामी जो भी होगा, जो भी, आप पर्यंतर दशा के अंदर उसकी डेट निकाल दीजिए, और यहां अगर 100 आदमी बैठा या 500 बैठा, 500 के 500 की जन्म कुंडली चेक करके देख लो। 7वें घर के सब लॉर्ड के नक्षत्र स्वामी का समय जब पर्यंतर दशा में आया होगा, इन सब की शादियां तभी हुई होंगी, वैसे हो नहीं सकती। ये आपका जवाब। गुरुजी, बात तो फिर वही की वही आ गई ना, ग्रह ही अपनी चाल दिखाएंगे, हमारे उपाय तो बेकार हो गए फिर। तो बेटा एक मिनट, जब आप पैदा हुए आपकी माँ बाप ने उंगली पकड़ के सिखाया, और जब थोड़े बड़े हुए तो स्कूल भेज के टीचर से सिखवाया। हाँ जी। और जब पढ़ लिख के निकले फिर किसी के नीचे इंटर्नशिप करवाई, और जब वहां से निकले तो एक्सपर्ट के पास पहुंचाया, तब अपना धंधा कमाया ना, है ना। तो जब ज्योतिष की बात आती है, आप कहते हो कि ग्रह ने जो करना है वो करना ही है। अब अगर आप इलाज नहीं करना चाहते तो इसमें बाकियों का क्या कसूर है भाई? है, घर बैठे ही अगर ताड़ी बजाना चाहते हो तो क्या होगा? कुछ तो कोशिश करो। हर चीज के लिए बढ़िया एक्सपर्ट ढूंढते हो, एक अच्छा ज्योतिषी भी ढूंढो। दिक्कत क्या है? ठीक है, थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा हूँ आपसे, एस्ट्रोलॉजी का उसूल क्या है? जो एस्ट्रोलॉजी के फादर कहे जाते हैं, एलन ल्यू, सुना होगा शायद सबने। उनके शब्द थे कि एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर फूल्स। मैं अपने आप से नहीं कह रहा, एलन ल्यू को पढ़िएगा आप। उसके शब्द हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज़ फॉर फूल्स, वाइज मेंस कंट्रोल द प्लैनेट्स।
वो प्लैनेट्स कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो माना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, प्लैनेट्स कंट्रोल। नंबर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बच्चा पैदा हुआ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, वो पढ़ा हुआ, उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद में उसका बीबी आई, उसकी घर में कुत्ता पाल लिया, या उसका भाई आ गया, या उसकी बहन आ गई, उसका डेस्टिनी वहाँ से चेंज हो गया। यानी कि उस व्यक्ति विशेष की उस पर्टिकुलर टाइम से उसकी डेस्टिनी चेंज हो गई, यानी कि उसका भाग्य बदल गया वहाँ से। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति के जीवन में 20, 30, 50 सैकड़ों ऐसे ओकेजन्स आते हैं जहाँ से उसकी डेस्टिनी चेंज हो जाती है। माना इस चीज़ को, नहीं माना? मानते हैं हाँ या ना, या बंद कर दूँ? वहाँ से डेस्टिनी चेंज हुई ना, तो क्या उस व्यक्ति की जन्म पत्री एक से काम चलेगा, या जब उसका विवाह हो गया तो वहाँ उसकी एक दूसरी जन्म पत्री बनेगी, वहाँ से उसका नया जीवन शुरू होगा, और वहाँ से उसके उपाय, टोटके, मंत्र तंत्र, टोने टोटके किए जाएंगे। इसको ध्यान से सोचिए, मनन कीजिए, और मैं अपने श्रद्धेय से पूछूंगा कि क्या इसका मेरा जो तर्क है सही है, गलत है, और अगर सही है तो इसमें क्या अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। मैंने अभी इसका जवाब राजू जी आपके सवाल से पहले दे दिया था कि 4800 प्लस बच्चों का डिलीवरी टाइम मैंने दिया है, और आज की डेट में उनके पेरेंट्स गरीब नहीं हैं। मैंने ये कहा, नया जीव के आने से ही कुछ ना कुछ होता है, और यही कारण है। मैं इसका आपको एक और बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास जब कोई कुंडली दिखाने आता है, पहले मैं उससे पूछता हूँ कि तू जॉइंट फैमिली में है या न्यूक्लियर में है। अब जब वो जॉइंट फैमिली में होता है तो उसकी मैक्सिमम पॉजिटिव प्रेडिक्शन देनी पड़ती है। उसके पीछे तर्क क्या है? क्योंकि ज़्यादा मेंबर जब घर में होते हैं तो किसी न किसी के भाग्य से वहाँ का जीवन अच्छा चल रहा होता है, और जब कोई न्यूक्लियर फैमिली में होता है उस वक्त में उसकी कुंडली के अंदर जितना भी बुरा वक्त चल रहा होता है मुझे वो सारा प्रेडिक्ट करना पड़ता है। समझ गए? और ये सच्चाई है कि अपने घर के साथ जीव जोड़ना, अपने घर पे आए हुए मेहमान को अच्छा उसका सत्कार करना, और अपनों के साथ में सदा जुड़ के रहना, ये हमारे जीवन में अमीरी की निशानी लाता है। और एक बात मैं बता दूं, धन का देवता शुक्र जो है वो चालाकी के देवता है। आपने मां लक्ष्मी की तस्वीर देखी होगी, वो कमल के फूल पे विराजमान है। उनके लेफ्ट साइड पे देखते हुए मां सरस्वती बैठी है, राइट साइड पे गणपति जी बैठे हैं, पीछे से 2 हाथी जल की धारा निकाल रहे हैं, गंगा जी निकाल। ज्योतिष के अनुसार इसका मतलब क्या है, मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं। इसका मतलब है कि सरस्वती का ज्ञान, और सरस्वती जितनी मीठी उसकी वीणा की कितनी मीठी आपकी वाणी होनी चाहिए, और सरस्वती जी का ज्ञान होना चाहिए। और गणपति जी की तरह अपनी गद्दी पे बैठ करके मीठा खा के, मीठा खाने से हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। नमक आप खा के देखिए, आपका दिमाग चढ़ जाएगा। नमक ज़्यादा खाने वालों का दिमाग बहुत जल्दी चढ़ता है। और मीठा खाने से आपका ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। सामने से अगर कोई कड़वा ग्राहक भी आ गया तो कोई बात नहीं, ठंडेपन से हैंडल कर लेता है। तीसरा, ज्ञान, जान पहचान, गद्दी पे बैठना, यानी कि हर वक्त अपने काम के बारे में सोचना। और वो गणपति जी के विचारों का मंथन उन 2 हाथियों के रूप में दिखाया गया है कि गणपति जी विचार कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं, और वो मंथन की धारा लगातार नीचे बह बह के एक कीचड़ पैदा करी जा रही है। यानी कि मल्टीपल आपकी सोचे, मल्टीपल सोचे आपकी वो कीचड़ के रूप में। और उसका मंथन करते करते जब कोई एक सटीक विचार कमल के रूप में उभरता है, और उस कमल पर जब आपकी कमाई आती है, यानी कि उस विचार से आपको कमाई आने लगती है, उसे बोलते हैं मां लक्ष्मी। उसे बोलते मां लक्ष्मी। तो जो इंसान हमेशा इरिटेट रहता है, जो अपने माँ बाप, भाई बहन, यार दोस्त की बात सुन नहीं सकता, जो किसी के भी समझाने पे खुद ही जल्दी भाग जाता है, वो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। ये बात बिल्कुल पल्ले बांध लो। और जो इंसान दुश्मन की भी सुन के बुरा ना मान के एक बार उसे जरूर सोचे कहीं सच तो नहीं बोल गया,
और जो ये सोच के उसके अनुसार अपने जीवन के अंदर नए विचारों को जन्म देता है, नए आइडिया को जन्म देता है, वो अमीर ज़रूर बनता है। अमीर और गरीब बनने में बस इतना ही फ़र्क है और कोई ज़्यादा नहीं है। और ये करता कौन है? ये करते हैं बाप बेटा। ये बाप बेटा कौन है? एक सूर्य, दूसरा शनि। शनि की दृष्टि सूर्य पे पड़ जाए तो कहते हैं शुक्र उच्च। अब आपने शुक्र उच्च के नाम के ऊपर कई भ्रांतियां सुनी हैं, आदमी औरत का खेल सुना है। शुक्र उच्च सिर्फ इतना ही नहीं है। शुक्र उच्च का मतलब ऐसे डिप्लोमेटिक आदमी, ऐसे जबरदस्त मैनिपुलेशन वाला आदमी जो अपनी गर्मी को छुपाए रखे और अपनी समझदारी को जगाई रखे, इसे बोलते हैं शुक्र उच्च, यह शुक्र का अच्छा होना। अब इस आदमी को अच्छी तरह से पता होता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। मैं इसका एक एग्जाम्पल देने लगा हूं, उससे आप ज़्यादा आसानी से समझ जाएंगे। जिसका भी शनि की दृष्टि सूर्य पे हो, उसके कारण शुक्र अच्छा हो, वो किसी ना किसी की चापलूसी करते हुए, किसी ना किसी का हाथ पकड़ते हुए, उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ सिर्फ काबिल इंसान को पकड़ के वो आगे बढ़ जाता है। इसे बोलते हैं शुक्र का अच्छा होना। और वो उनके सामने ही अपने साथियों के, जो उसके साथ तब गरीबी में थे, उनके सामने मकान बनाता है, गाड़ियां लेके आता है, नई नई उपाधियां पाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। उसके साथ का ही एक और दोस्त जिसकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य की दृष्टि शनि पे थी, उसका शुक्र खराब हो गया। अब उसके तर्क क्या होते हैं? अरे मैं ऐसे नीचे नहीं लगता, मैं ऐसे किसी की जी हजूरी नहीं कर सकता। अरे अपना सम्मान भी तो कोई चीज होती है, हर वक्त अकड़ के रहना, मेहनत कर लेना, लेकिन जहां मेहनत कर रहा वहीं पे कोई ना कोई लड़ाई का साधन ढूंढ लेना। सामने वाला ये जान जाता है कि ये आदमी सब्र वाला नहीं है, ये अपनी ईगो में फंसेगा और ये काम को आगे नहीं बढ़ा सकता। कोई उसे अपॉर्चुनिटी नहीं देता, नहीं, कोई उसे नई अपॉर्चुनिटी नहीं देता, तो ऐसा इंसान गरीब रह जाता है। तो जो भी लोग कामयाब है वो खुद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के सामने वाले से हाथ मिलाते हैं, उसके साथ बातचीत शुरू करते हैं और साफ तौर से आगे बढ़ के पूछते हैं आप क्या करते हैं, मैं क्या करता हूं, उनसे बातचीत बढ़ाते हैं। और जितने भी ये गरीब रहने वाले लोग हैं, ये अपने मन में एक घमंड सा पाल के ना एक अलग सी बात सोचते रहते हैं कि यार ये ज़रूर घमंडी होगा, ये ऐसे करता होगा, ये वैसे करता होगा, मैं इसके पास पूछने जाऊंगा तो ये ऐसे ना रेक कर दे। वो इन सोचों में ही रह जाते हैं और उनकी ये वाली जो कमी है उनको बाकी लोगों के साथ जुड़ने नहीं देती और बाकी लोगों के साथ जुड़े बिना उन्नति नहीं मिलती। ये है असली शुक्र का अच्छा और शुक्र का बुरा। गुरु जी आपको नमस्कार। सुखी रहे। मैं डॉक्टर D.R. भाटिया हाँ जी। राजस्थान से हूँ। मैंने लाल किताब की स्टडी सुमित प्रसाद जी हैं एक राइटर कालका के, उनसे शुरू की थी। बहुत अच्छी किताब है, उसमें नशा था। उसके बाद आपके लेक्चर सुने और ज़्यादा नशा है उसमें। और आपके लेक्चर्स को जब सुनते हैं तो कम से कम मैं रात को सुनता हूँ 10, 11, 12 बजे तक वही चलता रहता है। एक में आपने बोला था कि अगर जवान रहना है तो केतु को मजबूत रखो, पाँव को सदा। बिल्कुल, बीमारी पाँव से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा आपने कहा था जिसका शनि कुंडली में बहुत बढ़िया, उसका ज़िंदगी में कभी कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल। ये दो चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज की तारीख में गुरु जैसे मेरा उच्च का है जन्म कुंडली में, और लाल किताब के अनुसार वो कहीं नीच का आ गया या दूसरी जगह पे आ गया। अब जो मैं प्रिडिक्शन करूंगा या खुद का एनालिसिस करूंगा, गुरु उच्च से करूंगा या गुरु नीच से करूंगा? जितना आपने पूछा है ना, इसके भी आ गया लाल किताब। अब मैं फंस गया। अगर मैं वैसे ही बोलूं कि जैसे गुरु एक जगह बैठा हुआ अच्छा फल देता है किसी भी जगह, ठीक है सर। अगर मैं वो बोलूं तो वो भी गलत हो गया। वैदिक के अनुसार जो आप पूछ रहे हो वो भी गलत हो गया। अब एक और अवस्था होती है। अच्छा जी। लाल किताब में उसे कहते हैं कि 3 जाने एक दूसरे के थप्पड़ मार रहे हैं। पहला दूसरे के मार रहा है, दूसरा तीसरे के मार रहा है, तीसरा फिर पलट के पहले के मार रहा है। अच्छा जी। और अगर ये कंडीशन जन्म कुंडली के अंदर हो
तो बेटा अब वो उच्च का बैठा हो नीच का बैठा हो कोई फायदा नहीं, वहां खराब हो रहा होगा। अगली कंडीशन लो, महानीच ठीक महा खराब जगह बैठा हुआ। हमारी लाल किताब के अंदर एक चीज है जिसे हम आधार बोलते हैं। ठीक है अगर उसके दोनों आधार बैठे हुए हैं ना, यस सर, तो बेटा वो आदमी भले टॉप क्लास स्मगलर बन के कमाए, टॉप क्लास स्मगलर बन के ना बड़े प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो खिंचाने के काबिल होगा। ये जन्म कुंडली के खेल है। तो बताओ प्रेडिक्शन कैसे करें? यस सर, प्रेडिक्शन का ही पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने भी पल्लवी को देना होता है और हमारा नेम एंड फ्रेंड आपकी तरह का तो नहीं है, आपके पास तो मीडिया है। मैं आज भले sir. यहाँ 1 घंटा और लगे मुझे, यस सर, जो भी आपकी तरह ज्योतिष भाई है, मैं आज आप सबको बहुत बड़ी विद्या देके जाऊंगा, थैंक यू। ताकि आप अपने अपने घर वालों की और अपने क्लाइंटों की कुंडली देख करके खुद सेटिस्फाई हो। थैंक यू। सामने वाले को नहीं करना, वो तो हो ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन एस्ट्रोलॉजर खुद सेटिस्फाई होने लग गया ना, तभी उस दिन जमाना बदल जाएगा, उस दिन यही- सब कुछ अच्छा हो। यही बात है, हाँ, क्योंकि क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाने का फायदा नहीं है, उसमें अपनी अंतरात्मा बढ़ती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताओ यहाँ एस्ट्रोलॉजी कौन कौन करता है? देखो बेटा, अगर कम है तो फिर मैं काहे को समय खराब करूँ। लाओ बेटा लैपटॉप लेके आओ जरा। गुरुजी छोटी सी बात एक और भी सुन लीजिए। विंशोत्तरी से प्रिडिक्शन करते हैं और लाल किताब में आप 35 साल चक्कर बताते हो, यहाँ भी हमें कन्फ्यूज़न रहता है, हम क्या करें, गाइड करें प्लीज़। चलो सिखा देते हैं। थैंक यू सर। डेट ऑफ बर्थ बताओ जरा। 12 अक्टूबर 1954, 7:05 शाम, श्री गंगानगर, राजस्थान। ये कुंडली बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, अब जब आपके पास अपनी जन्म कुंडली के सही शुद्ध किए हुए ग्रह ही नहीं होंगे, आप किस चीज की प्रेडिक्शन करना चाहोगे? नहीं अगर ये जन्म कुंडली गलत है तो फिर लेखराज जी भी गलत है। नहीं लेखराज जी गलत नहीं, उन्होंने आपका सिर्फ जन्म तारीख और समय निकाला नहीं है। मेरा है, बिल्कुल है, घर का भी यही है ये- एक्चुअली, और उन्होंने मेरा माइक पे ही टेस्ट नहीं किया। मैं आपको लंबा सुनिए, हाँ जी। अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। है। अब इसके अंदर जो मैं कह रहा था कि कस कुंडली बनानी चाहिए, अब ये लगन कुंडली है, मैं आपकी कुंडली ये देखूंगा। इसके अंदर चंद्र और राहु दोनों शिफ्ट हो गए। ठीक है जी। चंद्रमा 12वें में चला गया। हाँ जी। अच्छा, अब आपने एक सवाल किया था कि मेरा कर्क का चौथे घर का बृहस्पति है, हाँ जी, हाँ। यही कहा था। यस सर। अब जो मैंने एक शब्द बोले थे थप्पड़ वाले, हाँ जी, हाँ। जब तक आपकी जन्म कुंडली के अंदर छठे घर के सूर्य का इलाज नहीं किया जाता, तब तक आपका चौथे घर का बृहस्पति आपको कभी भी शुभ फल नहीं देगा ढंग से। बट सर ये कुंडली गलत है। ये कुंडली गलत नहीं है। ये चंद्रमा 1 में आएगा, नीच का राहु, हाँ ये सही है। अब Yes, आप इतनी देर से बैठे वो आपका, मैं समझ गया कस्ब की बात कर रहे हैं आप। मैं वही कह रहा हूँ, क्या सुन रहे थे? हाँ। मैंने बात शुरू होने से पहले कहा मैं ये कुंडली नहीं देखूंगा, लगन कुंडली। अच्छा अच्छा अच्छा, वही बात आपकी ठीक है जो आपने शुरू में कही थी। yes। और मैं आपकी ये कुंडली देख रहा हूँ। कस्ब वाली, ठीक है हाँ। ठीक है ठीक है। अब इसके अंदर एक योग बहुत प्यारा, सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पे बहुत अच्छा ज्ञान धन सब देती है। अच्छा जी। लेकिन चौथे घर में बैठे हुए जो बृहस्पति हैं, हाँ जी। ये सूर्य छठे घर में होने के कारण इनके साथ में टकराव वाली एक स्थिति ऐसी आती है जो घर की मन की सुख शांति में समय समय में खराबी देती है। ओके। और ये साथ ही कई बार घर वालों के साथ में विवाद भी देती है, कई बार प्रॉपर्टी पैसे को लेकर भी होते हैं। और अगर वहां नहीं होगा तो किसी ना किसी हिस्से के अंदर ये विवाद जो खड़ा करती है, एक ये चीज। और तीसरा, बुध शुक्र शनि बहुत बढ़िया योग है आपका। ये अच्छा योग है। ये बहुत बढ़िया योग है, लेकिन जिस घर के अंदर सूर्य की रोशनी पूरी नहीं आती उसमें रहोगे तो मालो माल। अच्छा। और जिस घर के अंदर सूर्य की रोशनी खूब आती है Yes, sir। उसमें रहोगे तो ये बिल्कुल खराब कर देगा, और पत्नी का हाल तो खास तौर पे खराब करेगा। पत्नी चली गई मैं यही कह, आज से 7 साल पहले। फिर यानी रोशनी वाले घर में रहते हो नहीं अब तो मैं अंधेरे वाले में आ गया, शिफ्ट हो गया, मेरे 4 मकान हैं। तो तब यस। आप, उसमें मैं रोशनी वाले में था जब उनकी डेथ हुई थी। मैं ये बात यही सही- बात कह रहा हूँ। ये सही बात है। ठीक है। हाँ जी। अब ऊपर से केतु की दृष्टि मंगल पे, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों में दिक्कत देता है, भाई जिसका भला करो उसके जूते खिलवाता है, सही बात है। पिताओं को पुत्रों का सुख, भाइयों को भाइयों के सुख में खराबी दिलाता है। सही है। और बढ़ती उम्र के साथ कमर पाँव पेशाब वाली जगह पेट और आंखों में दिक्कत देता है। बिल्कुल सही है सर।
ये है जन्म कुंडली देखना। और वो भी सही है कि संतान से भी इतना ज़्यादा कोई सुख नहीं है, मैं दूर वही है बता- संतान। वही मैं बता Yes, रहा हूँ। yes. अब यहाँ बैठ के मैं खुली बातें तो नहीं करूंगा, लेकिन आपको हिंट तो सारा दे ही रहा हूँ मैं, Yes, yes, ठीक yes. है। तो इसीलिए हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाओ, अच्छा, गले में ज्यादा से ज्यादा सोना धारण करो, कान में सोना धारण करो, ओके, ठीक है। और हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाओ, देखो कि जिंदगी कितनी शानदार बनती है। और स्टोन कौन सा लें? कोई मत पहनना और खराब हो जाओगे, सब अच्छा छोड़ दो। सारे उतार दो। ओके 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 ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मेन बात क्या है इसके अंदर ज्योतिषियों के लिए, सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये बृहस्पति कर्क राशि का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता अगर जन्म कुंडली के दूसरे घर में और छठे घर में कोई भी ग्रह हो या दोनों में ग्रह हो, दोनों में हो तो ये बृहस्पति बहुत खराब कर देगा। अब ये शुक्र शनि बुध, ये शुक्र शनि बुध इतना जबरदस्त इनका योग है कि पूछो मत। लेकिन 9वें घर में मंगल और राहु के बैठने से इनके गुण सिर्फ 25% रह गए, मैक्सिमम नहीं बचे। नहीं तो ये महायोग है जो अपने आप में बहुत कुछ देता है। और बृहस्पति सूर्य चंद्र मंगल ये मिलके इतना नहीं दे सकते जितने बुध शुक्र और शनि दे सकते हैं। बुध शुक्र और शनि इंसान को महाधनवान बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे में चंद्रमा बेशक इनका खराब बैठा था, लेकिन सूर्य की छत्र छाया में आने के कारण, कहने का मतलब उसकी दृष्टि होने के कारण, इनके मन के हालात, इनके ज्ञान के हालात, इनको बहुत अच्छा किया जा सकता है। रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं दे करके, सोमवार को कपूर की टिक्की मंदिर में दे करके, और हनुमान जी को सिंदूर मंगलवार के दिन चढ़ाकर इनकी पूरी कुंडली शुद्ध हो जाती है। फिर ये जैसे अपनी जिंदगी को अच्छा चलाना चाहे वैसे चलेगा और कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। जी बताइए। यूनिक चीज मिलेगी, इससे ज़्यादा दरिद्र हाउस को कोई मिले, हाँ, हाँ। बताइएगा। 8 नवंबर 1945 12:55 दोपहर के। हमारे यहाँ लाल किताब के अंदर एक लॉ है, और वो लॉ ये है कि 10वें घर में अगर ग्रह बैठे हो और उसी वक्त 5वें और छठे दोनों घरों के अंदर ग्रह हो तो आदमी करता कुछ है, सोचता कुछ है, और वो अच्छा खासा नौकरी पे अगर है, उसको कोई नया ही धंधा खोलना है, उसको कोई नया ही शौक पालना है, उसको नए की तरफ लेकर के जाना है, तो वो ना उससे जस्टिस कर पाता है ना इससे जस्टिस कर पाता है, ठीक है। अब ऐसी अवस्था के अंदर हमारा कर्म स्थान सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। आप जानते हैं कर्म स्थान से बैठे हुए ग्रह बहुत जोरदार होते हैं। तो ये देखिए 10वें घर के अंदर चंद्र बुध, यानी कि ये आदमी का दिल और दिमाग एक ही है, और ये दिल से सब कुछ करने वाला है, ये बहुत अच्छा योग है। लेकिन बृहस्पति और शुक्र का 8वें घर में बैठ करके इनके साथ दुश्मनी, कहने का मतलब ये कि अपने काम को भी इसने किया होगा, लेकिन साथ में दूसरे ये शौक पालेगा, और उनकी वजह से होगा क्या, उधर के काम बेशक थोड़े आधे अधूरे रह जाए, लेकिन दूसरे वाले पूरे करने की कोशिश के अंदर फिर अधूरे रह जाएंगे। यहाँ पर इसके लिए आकर के खराब हालात पर, हाँ जी। तो मैं देखता ही नहीं ना लगन कुंडली, मैं तो अभी बार बार बताई जा रहा हूँ, मैं कसम कुंडली बनाता हूँ, मैं तो बार बार बोलता हूँ, मैं देखता ही नहीं। लाल किताब तो मैं उसी दिनों उसी से कहाँ से चलेगा? मैं यही तो सबको सिखा रहा हूँ कि क्यों देखते हो। अगर ये बदलाव है और मैंने उसमें कमी पाई तो तभी तो मैंने भी देखनी छोड़ी ना। कितना है सब प्रश्न कुंडली आपको? 100%? कोई प्रश्न कुंडली नहीं है, नहीं, ये जो बनाया डेट ऑफ बर्थ टाइम के हिसाब से मैं कसम कुंडली बना रहा हूँ। सर मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी। और आपने कहा कि ये आदमी बहुत बड़ा दरिद्र, और ये मैं नहीं मानता, करने की पूरी कोशिश करता है, वो बात अलग है कि कर्म स्थान को चोट पड़ रही है, नए नए सोच विचार है, बार बार विचार शक्ति जागती है, वो इसके ऊपर भी नहीं टिकने देती, उसके ऊपर भी नहीं टिकने देती। ये मेरी प्रेडिक्शन है। अब आप बताइए किसकी है? ये कोई है किसी की सज्जन हाँ और गरीब इंसान, बिल्कुल। क्या बन गए ये पता नहीं, इनको खुद कुछ नहीं करना जी, इनके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करवा दीजिए, और 43 दिन 2 किलो आलू हल्दी से पीले करके मंदिर में रखवा दीजिए, यही कुंडली हीरा बन जाएगी। प्रणाम सर, खुश हो मेरा नाम उमा है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 1984, 7 दिसंबर 1984, सुबह 3:30 AM, 3:30 AM। सोनीपत हरियाणा। ठीक है।
मेरे प्रश्न है संतान को लेकर और पति की जॉब को लेकर। यही तेरी लगन कुंडली है बेटा? जी सर, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। नहीं, ये तेरी कुंडली नहीं है, तेरी कुंडली ये है। और ये कुंडली के अंदर नहीं सर, ये नहीं है। सूर्य और केतु एक साथ है 8th हाउस में। ये तेरी कुंडली है ना? यस सर, यही है। मैं तेरे को कह रहा हूँ ये नहीं है, तेरी कुंडली ये है। लग्न यही बोल। विडंबना है कि मैं समझाता हूँ, समझ नहीं पाते। ओके ठीक है, ये प्रश्न कुंडली है। दैट्स नहीं, बिल्कुल प्रश्न कुंडली नहीं है, ओके ये तेरी जन्म कुंडली है। अब मैं बताता हूँ, ठीक है? जी। तेरे बच्चे के स्थान के ऊपर अगर मैं देखूं तो सब लॉर्ड कौन है? बृहस्पति है, ठीक है? जी। बृहस्पति तेरी जन्म कुंडली के अंदर अपने 2 दुश्मनों के साथ में तीसरे घर के अंदर बैठा है, जी। और ऊपर से शनि और केतु दोनों के साथ उनकी टक्कर यानी कि लड़ाई हो रही है बहुत बुरे वाली। तो यानी कि ट्रीटमेंट लेके भी 4 बार IVF करवा के भी तेरे बच्चा नहीं होगा। हाँ, मैंने एक बार IVF करा लिया, एक बार एक्टोपिक ट्यूब प्रेगनेंसी रिमूव्ड ऑपरेटेड है। हाँ। एक बार मिसकैरेज है। हाँ। और जो यहाँ बैठे उपाय की बात पूछ रहे थे ना, जी। आज आपके सामने मैं उपाय देने जा रहा हूं। ये अगले सम्मेलन में ही आएगी तो इसके हाथ में बच्चा होगा। थैंक यू सो मच सर। अगर ऐसा हुआ देन बेटा अगर ऐसा हुआ नहीं, मैं ये अपने यहाँ ऑफिस में बैठ के रोज यही काम करता हूँ, ठीक है? प्लीज 27 दिन लगातार एक नारियल पूजा वाला 10 साबुत बादाम लेकर के तूने गरीबों को दान देना है, और जब तक तेरे बच्चा हो ना जाए तब तक हर शनिवार को देना है। दूसरा, एक आटे की चक्की खरीद के, आटे की चक्की है, पत्थर वाली, मायके में है। वो मंदिर में छोड़ दो। ओके। और ये 27 दिन ये करके आटे की चक्की मंदिर में देते हुए तेरे को अचानक एक दिन न्यूज मिलेगी कि तू प्रेग्नेंट हो गई, ठीक है? Thank you. वहां से माँ दुर्गा का जाप करना शुरू कर दियो, और बुधवार के दिन कन्या पूजन करके उनके पांव हाथ लगा के आशीर्वाद लेती रहियो। तेरे बच्चा पूरी तरह स्वस्थ और अच्छा पैदा होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, सुखी रहे। और मेरे पति की जॉब, एक लास्ट क्वेश्चन इसके साथ ही था। सबके सामने इतनी बड़ी बात बताना मैं उचित नहीं समझता, ठीक है? तू सिर्फ उपाय पे विश्वास कर बेटा, और करके आइयो, फिर बताइए। और सुन, इस उपाय के बाद तेरे पति का काम भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है? थैंक यू। सुखी रहे। आई डू। यहां क्या हुआ इस जन्म कुंडली के अंदर? अब जो मैं बेटा बोलने लगा उसका जवाब देके जाना है तूने। इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि और केतु की दृष्टि पड़ी चंद्रमा पे। चंद्रमा बैठा है बुध के अंडों के घर में। तो कहने का मतलब इसके अंडों के अंदर पानी ज्यादा है, और जो एक स्ट्रॉन्ग तत्व होना चाहिए वो कम था। तेरे को डॉक्टर ने तेरे अंडों के बारे में क्या बताया? अभी फिलहाल IVF हुआ था, उन्होंने कहा था कि एग 0 हो चुके हैं और आपको डोनर एग्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने डोनर एग्स का ट्रीटमेंट लिया था। और सुन, घर जाके ना पंजीरी बना, वो जो बच्चा होने के बाद खाया करती ना, सर्दियों के अंदर आदमी भी खाया करते हैं, कमर कस मगज वगैरह डाल के रोज सुबह दूध के साथ 2 पिनिये खा, और 27 दिन का नारियल बादाम का उपाय करके चक्की दे दियो, और जाके अपने अंडे चेक करवा लियो, डॉक्टर कहेगा बिल्कुल सही है। थैंक यू। क्योंकि मैं इतना शॉक्ड थी कि उन्होंने कहा कि आपके एग्स 0 हैं, आपको डोनर एग्स लेना। सुन बेटा, जब डॉक्टर बीमार होते हैं ना, वो मेरे से 1 लाख रुपए वाला अपॉइंटमेंट लेते हैं, क्योंकि उनको छुप के आना होता है। मैंने 3 लाख में मतलब वो कराया, और वो एकदम पानी कर दिया है। चल मैंने मेरे उसमें- लिए एक मिठाई का डिब्बा तो ले आइयो। सर उससे ज्यादा ही होगा, उससे ज्यादा ही होगा। सुखी कम रहे नहीं बेटा। होगा।